सब कुछ कर रही है, चाहे बीजेपी संगठन में बदलाव करे या कांग्रेस पार्टी आज रामलीला मैदान में रैली करे, ये सब कुछ जो हो रहा है वो चुनाव के लिहाज से हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जो कांग्रेस पार्टी वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ ये रैली कर रही है, कितनी कारगर साबित होगी? क्या विपक्षी पार्टियां खुद साथ देंगी? और फिर सवाल ये भी है कि ये जो कांग्रेस के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं, ये लोकतंत्र बचाने की कांग्रेस की मुहिम को क्या आगे बढ़ाने की एक प्रक्रिया का हिस्सा है? क्योंकि हमारे देश में मानवाधिकार की बात की जाती है तो आतंकियों तक के भी मानवाधिकार की बात की जाती है, लेकिन पीएम के पद को लेकर और उनके व्यक्तित्व को लेकर कैसी टिप्पणियां की जा रही है, कैसी नारेबाजी की जा रही है, वो आपने तस्वीर में देखा। कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका तारुफ आपसे कराए फिर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अनिला सिंह जुड़ गई जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, हमारे साथ रोहित अग्रवाल जुड़ गए, आरएलडी के नेता है, हमारे साथ सुप्रिया सत्यम जुड़ गई जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है, हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जी जुड़ गए जो कि कांग्रेस के नेता है, हमारे साथ अशोक यादव जुड़ गए समाजवादी पार्टी के, और सतीश प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए बीइंग पॉलिटिकल एनालिस्ट। सभी मेहमानों का स्वागत। संदीप त्रिपाठी जी, मैं शुरुआत आप ही से करता हूं। ये दिल्ली के रामलीला मैदान को लेकर जो प्रदीप भंडारी ने तस्वीरें शेयर की, उसमें दिख रहा है कि पीएम के लिए कैसे आपत्तिजनक नारेबाजी की जा रही है। सर, ये लोकतंत्र बचाने का कौन सा तरीका निकाला है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने? देखिए अनुराग जी, पहली बात तो इस तरीके की किसी भी नारे का समर्थन कांग्रेस नहीं करती। पहली चीज, भारतीय जनता पार्टी उस मक्खी की तरीके से है जो सिर्फ गंदगी पर बैठती है। सर, अब आप अगर भाजपा की रैलियों में जाएंगे तो कार्यकर्ता, हमारे बड़े नेताओं को भी आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसलिए कि वो गांव से और कहीं से आते हैं, तो उनको उनकी जो अंदर की भावना रहती है वो शब्दों का चयन सही से नहीं करते। लेकिन इनका एक टूल किट, हम तो ये कहेंगे कि हो सकता है भाजपा के कार्यकर्ता महिला कार्यकर्ता ही हो जो इनको खड़ा करके इस तरीके की वीडियो इनको मिलता कहां से? आप समझिए, हमारा कोई भी कार्यक्रम हो, अच्छा, वो पवन खेड़ा के साथ भी वो बीजेपी के कार्यकर्ता चले गए थे क्या संदीप सर? वो पवन खेड़ा जो इस तरीके की इनकी, अच्छा, तो आपके पवन खेड़ा को पता ही नहीं चला कि बीजेपी के कार्यकर्ता उनके साथ घूम रहे हैं? सर इनके पास, फिर मैं कहूंगा कि इनकी एक टूल किट है। ये उसी तरीके से कार्यक्रम को खराब करने के लिए, कोई कार्यकर्ता क्यों करेगा कार्यक्रम खराब? आप समझिए, इतना बड़ा मुद्दा है। आज हम मुद्दे पे इस डिस्कशन, चोरी पर चर्चा न करने के बजाय हम किसी और मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सर, वो चोरी पर भी चर्चा होगी, लेकिन चर्चा ना हो। अच्छा संदीप जी, एक बात बताइए, ये सिर्फ किसी के कब्र खुदने की कामना कोई भारतीय कर सकता है क्या? भाजपा का टूल किट, कोई कब्र खुदने की कामना कोई भारतीय कर सकता है क्या? मैं कह रहा हूं वो बीजेपी के किसके टूल किट इस पर नहीं पड़ते। मैं कह रहा हूं ये कांग्रेस की रैली से तस्वीरें सामने आई है ना सर, इसीलिए कांग्रेस से सवाल पूछा जा रहा है, आपसे सवाल पूछा जा रहा है। अनुराग जी, बिहार पर हमने इसी तरीके की चर्चा की थी ना सर। वो कब उसको फांसी होगी हमने कहा था ना सर, उसका क्या हुआ? उसको कुछ सजा हुई? वो जेल गया? आज तक वो पकड़ा नहीं गया सर, जिस पर आरोप लगाया था इन्होंने। ये भाजपा इसी तरीके की टूल किट का इस्तेमाल करती है सर, और ये भाजपा के कार्यकर्ता, मैं कह रहा हूं उनको जेल भेजिए। हम इस तरीके की भाषा का समर्थन नहीं करते हैं, बात खत्म हो गई। ठीक है, ओके। अनिला जी जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं ये बीजेपी के टूल किट के लोग हैं जो कांग्रेस की रैली में बार बार पहुंच जा रहे हैं, पवन खेड़ा के साथ फ्लाइट में पहुंच जा रहे हो, फिर उतरने के बाद गाली दे रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी को। ये सारे लोग बीजेपी के हैं, ये संदीप जी कह रहे हैं। जवाब दे दीजिए, फिर मैं उसके बाद आगे बढ़ता हूं। मेरी सभी को राम राम। और धीरे धीरे बहुत सारे कांग्रेस वाले भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। वो बात अगर ये कर रहे हैं तो बात दूसरी है, वरना तो मोदी जी के लिए जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, तो इस पर मैं कहना चाहूंगी भाई, हमारा मोदी तो पक्का सनातनी है। कब्र किसकी खुदेगी? कब्र खुदेगी सोनिया गांधी की, राहुल गांधी की, प्रियंका वाड्रा की, क्योंकि इनके यहां कब्र खुदती है। सनातनियों में कब्र नहीं खुदती। ये अपने नेताओं के लिए बात कर रहे हैं, उनकी कब्र खुदने वाली है, और आधे आधे पैर तो उनके लटके हुए हैं, बस अंदर कूदने की तो देरी है। कूदो, देश की जनता जो है धक्का तुमको दे ही रही है। तो मोदी की तो कब्र नहीं खुदने वाली है, वो तो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव का उद्घोष करने वाले नेता हैं। अरे कब्र खुदेगी आपके नेताओं की, हमारे नेता नहीं है, हमारे नेता कब्र में नहीं जाने वाले। संदीप जी आप अपनी बात रखिएगा, संदीप जी आप अपनी बात रखिएगा। अनिला जी, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि देश की जनता जब आज ये तस्वीर देख रही है जिसमें कब्र खुदने की बात कही जा रही है देश के पीएम नरेंद्र मोदी के लिए, मुझे ये बताइए, वो तो कह रहे हैं खुलकर कि चाहे वो पवन खेड़ा के साथ फ्लाइट में घूमने वाले लोग हो या आज रामलीला के मैदान में रैली में शामिल होने वाली महिलाओं हो, वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी का टूल किट है। आप लोग प्लांट कर रहे हैं रैलियों के अंदर और पवन खेड़ा के साथ लोगों को प्लांट कर रहे हैं ताकि पीएम नरेंद्र मोदी को गाली दी जाए। मुझे लगता है देश की जनता को उस पर जवाब देना जरूरी है आपका। नहीं, इसका जवाब ये भी दे देना। बहुत सारे तो कांग्रेस पार्टी वाले ये कहते हैं राहुल गांधी जो है वो भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है। जब तक राहुल गांधी
ऊट पटांग बातें करता रहेगा, भारतीय जनता पार्टी जीत पर जीत, जीत पर जीत, जीत पर जीत हासिल करती रहेगी। हाँ, वोट चोरी की बात करते, एक नंबर की चोर पार्टी। आप देख लीजिए 1947 से देख लीजिए, हमारे देश का हिस्सा चुराकर जिन्ना के हाथ में पकड़ा दिया। किसने पकड़ाया? सबसे ज्यादा मेजर रोल किसका रहा? हमें मालूम है। हाँ, पार्टी का अध्यक्ष किसको बनना था, प्रधानमंत्री किसको बनना था, वो पद भी जो है चोरी कर लिया। किसने किया? इस खानदान ने किया। एक नंबर का चोर, उचक्का चोट्टा खानदान है ये। बात करते हैं हमारे नेताओं की, हमारे नेता राष्ट्रवादी हैं। ठीक है संदीप जी, मैं कह रहा हूं जो होना चाहिए वो भाषा मर्यादा के साथ होना चाहिए। संदीप जी, इट्स योर टाइम सर। बिल्कुल अनुराग जी, बिल्कुल मैंने यही बात कही कि इस तरीके की भाषा का कांग्रेस समर्थन नहीं करती, लेकिन आपके चैनल पर भाजपा की जो है ऑफिशियल प्रवक्ता किस तरीके के किसी के पैर लटका हुआ है, वो तो जाने वाला है। अरे किसी की मौत की कामना करिएगा, मतलब सोनिया गांधी जी की मौत की कामना कर रही है आपके चैनल पर बैठकर, इससे ज्यादा बेशर्मी क्या हो सकती है सर? और ये प्रदर्शित करता है कि इन्हीं के कार्यकर्ता है, इनका टूल किट है, इसका इस्तेमाल ये मुद्दे से भटकाने के लिए करते हैं। और ये लगातार तभी इनके पास तुरंत वीडियो आ जाएगा, हमारे पास नहीं वीडियो आएगा, तुरंत वीडियो आएगा, तुरंत चलेगा और ये जो है डिस्कोर्स चेंज कर देंगे, बहस का मुद्दा चेंज कर देंगे। भाई बिहार वाले का क्या हुआ बताइए, वो कब जेल जाएगा? चुनाव ही जीत गए, अब तो मैं भेज दीजिए जेल उसको। कब तक ये ड्रामेबाजी करिएगा, कब तक देश को गुमराह करिएगा, डकैती डालिएगा, चोरी करिएगा और उसके बाद गुमराह भी करिएगा, और कब तक नहीं चलेगा? ओके अनिला जी, लास्ट 10 सेकंड मैम आपके लिए, फिर मैं डिबेट में आगे बढ़ रहा हूं। प्लीज आप जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं आपकी भाषा ही ऐसी है, फिर वो कार्यकर्ता जो है वो बीजेपी के ही दिख रहे हैं। नहीं, जब इनके ये होता है ना कि जब इनके गाल पर, कांग्रेस के गाल पर जब चांटा पड़ता है ना, तो उछल कर ये तमतमा कर बोलते हैं, अरे 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 इनकी भाषा देखो। अपनी भाषा देखिए, अपने कार्यकर्ताओं की भाषा देखिए। मेरे नेता की मौत की कामना करोगे तो आपके नेता के गले में मैं माला डालूंगी, उसकी आरती उतारूंगी। एक बार नहीं 10 बार कहूंगी कि अगर मेरे नेता की मौत की कामना करोगे तो उससे 10 कदम पहले। ठीक है मैम, नहीं मुझे लगता है मैम कि कोई आप पर कीचड़ फेंके तो कीचड़ फेंकना ही सॉल्यूशन नहीं हो सकता। अनिला मैम आप बड़ी भी है मुझसे, मुझे लगता है कि कीचड़ फेंकने वाले पर कीचड़ फेंकना ही कभी सॉल्यूशन नहीं हो सकता। खैर अनुराग जी, मेरे नेता के बारे में ये मौत की कामना करें। हाँ? नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, मैंने आपको भी मौका दिया, संदीप त्रिपाठी को भी मौका दिया, लेकिन अनिला मैम सवाल तो ये है कि अगर नहीं, आज आयरनी क्या है, आज देश की सियासत की आयरनी ये है कि जब इस तरह की बयान आते हैं या आपत्तिजनक बोल दिए जाते हैं तो फिर बार बार कहा जाता है कि नहीं ये तो सब इन्हीं की टूल किट का हिस्सा है। मुझे लगता है इससे आप देश की जनता को क्लियरिफाई कैसे करेंगे? भाई कांग्रेस की रैली में कार्यकर्ता जो रैली में शामिल होने आए वो नारे लगा रहे मोदी के खिलाफ, लेकिन वो मोदी के खिलाफ नारे लगा रहे तो अब साबित करने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी के कार्यकर्ता है। ये जो भ्रामक स्थिति है ना, मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल है। ठीक है, खैर आप इस पर जवाब देते रहेंगे, मैं थोड़ा सा चर्चा में आगे बढ़ता हूं और समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर साहब के पास चला जाता हूं, अशोक यादव जी के पास। अशोक यादव जी, लेकिन आपको नहीं लगता कि आज बीजेपी प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रही है? भाई उसने अपना संगठन मजबूत करने के लिए पंकज चौधरी जी जैसा नेता उतार दिया जिनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है, कुर्मी वोट बैंक पर अच्छा पकड़ माना जाता है, जबकि दूसरी तरफ आप संभावित जिसके साथ अगला चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस पार्टी, और जिसके साथ पिछला चुनाव आपने लड़ा है वो कांग्रेस पार्टी, आज वोट चोरी जैसे मुद्दे पर रैली कर रही है, जबकि ये वोट चोरी कितना बड़ा फ्लॉप साबित हुआ था बिहार में, ये सबने देख लिया। नहीं अनुराग जी, देखिए अगर वोट चोरी के मुद्दे पर अगर वोट नहीं मिला तो इसका ये मतलब नहीं कि सरकार वोट चोरी नहीं कर रही है। वोट चोरी तो हो रही है और वोट चोरी का मुद्दा भी हम लोग लगातार उठाते रहेंगे जब तक कि वोट चोरी बंद नहीं होगी। और दूसरी बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी, पिछले लोकसभा इलेक्शन में अशोक यादव जी आपका परफॉर्मेंस कैसे अच्छा हुआ? तब भी तो वोट चोरी की होगी बीजेपी ने। जनहित के बहुत सारे मुद्दे होते हैं अनुराग जी, जिसको उठाने पे कभी-कभी तो जनहित के मुद्दों पर वोटिंग हुई और अगर बीजेपी को मिला तो वोट चोरी हो गई, मतलब ये मामला है। आ रहा हूं संदीप जी, आ रहा हूं एक एक करके ना, एक एक करके। हाँ अनुराग जी देखिए, बहुत सारे मुद्दे होते हैं जो जनहित के मुद्दे होते हैं, जिनको उठाने पर कभी कभी लाभ नहीं मिलता है पार्टियों को, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जनहित का मुद्दा बेकार है अनुराग जी। दूसरी बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी को लेकर के आपने कहा कि बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, पंकज चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष हो गए, ये वो। देखिए 1975 में एक मूवी आई थी दीवार, उसका डायलॉग आपको याद होगा जिसमें विजय कहता है कि आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, क्या है तुम्हारे पास? तो रवि कहता है कि मेरे पास माँ है। वही स्थिति है आज भाजपा, क्या भाजपा के पास अडानी है, अंबानी है, कप सिरप माफिया है, चुनाव आयोग है और तमाम चुनाव में बांटने के लिए पैसे का अंबार है। आज समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के पास क्या है? जनता है, पीडीए है, और हमारे पास यही जनता और पीडीए जो कि भारतीय जनता पार्टी अपना एरोगेंस दिखाती है कि हमारे पास इतना सब कुछ है, भर भर के सब कुछ है, क्या करोगे तुम? लेकिन जनता ही सब कुछ है और जनता ने दिखाया कि सब कुछ के बाद
नहीं तो आपको लोकसभा में 62 से 33 आप पर सही कह रहे रख सकती हैं। मैं है। अशोक जी आपकी बात को बिल्कुल मानता हूं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन फिर 2017 में योगी आदित्यनाथ जब मतलब बीजेपी तब जीत कर आई थी, तब तो बम्पर मैंडेट मिला था, और 2022 में उससे भी ज्यादा मिल गया। तो जनहित के मुद्दों पर हुआ वोट या फिर कोई और मामला था? फिर ये वोट चोरी था? ये भी अनुराग जी देखिए, जनहित का मुद्दा है। एक मेरे पास सर्वे है एक बड़े अखबार का है कि जिसमें 1 दर्जन कंपनियां हैं ऐसी, जैसे HDIL है, रेडियस है, स्टेट है, SR पावर है, ऐसी 1 दर्जन कंपनियां हैं अनुराग जी, जिनका किसी का 96% बैंक लॉस, किसी का 97% बैंक लॉस, किसी का 79% बैंक लॉस। ये सारी कंपनियां बैंक से लोन लेती हैं और बैंक का 96% तक लॉस करके इसको अडानी खरीद लेता है, अडानी ग्रुप खरीद लेता है। ये बैंक का लॉस है, सरकारी बैंकों का लॉस है, हजारों करोड़ रुपए का लॉस है अनुराग जी, और इसका फायदा किसको मिल रहा है? अडानी को। लॉस किसको हो रहा है? बैंकों को। तो क्या हमें मुद्दा उठाना बंद कर दें? खैर वो तो सिद्धरामैया की सरकार में भी ये बात सामने आई थी कि जो गाड़ियां खरीदी जा सकती थी कम पैसे में, उसको बड़े बड़े पैसे देकर हायर किया गया था। तो खैर वो उस सरकार में भी कुछ चीजें हैं, और संदीप त्रिपाठी जी हंस भी रहे हैं। खैर संदीप जी इस पर जवाब दे दीजिएगा, लेकिन अशोक जी मैं फिर से वही सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि बीजेपी एक कदम आगे बढ़ते हुए अपनी चुनावी रणनीतियों को धार दे रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी या फिर मैं कह रहा हूं साझा विपक्ष मोदी के कब्र में जाने की बात कह रहा है। आपको क्या लगता है, देश की जनता क्या स्वीकार करेगी? इस तरह की भाषा बहुत ही निंदनीय है अनुराग जी, और इस तरह की भाषा किसी को भी नहीं बोलना चाहिए, किसी भी दल के लिए नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पे अनिला बहन जी ने भी गलत भाषा का इस्तेमाल किया है राहुल गांधी जी के लिए, सोनिया गांधी के लिए, बहुत गलत बात है। संदीप जी ने नेता हमारी वैचारिक लड़ाई है, कोई यहाँ पे फैटम फैट थोड़ी होना है, वैचारिक लड़ाई है भाई। और दूसरी बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है ना अनुराग जी, जो हुमायूं कबीर जैसे अपना जो एक तरह से स्लीपर सेल से बाबरी मस्जिद की नींव डलवा सकती है पश्चिम बंगाल में चुनाव के लिए, तो ये मोदी जी के लिए गालियां भी दिलवा सकती है। अभी संदीप जी कह रहे मतलब ये जो सारी चीजें हो रही हैं ये चुनाव के लिहाज से हो रही हैं। तो ऐसे गठबंधन के साथ रोहित अग्रवाल जी आप क्या कह रहे हैं? मतलब बीजेपी जिस स्तर पर जा चुकी है, ऐसा विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी जिस स्तर पर जा चुकी है वो अपने खिलाफ ही सारी चीजें प्लान करवा रही है। तो ऐसे गठबंधन के साथ आप क्या कर रहे हैं सरकार में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जो अभी समाजवादी पार्टी के नेता देश के कैपिटलिस्टों को गाली दे रहे थे, जब उन्हीं कैपिटलिस्टों के घर में कार्यक्रम होता है तो इनके नेता थालियां चाटते हुए दिखाई पड़ते हैं उन्हीं कैपिटलिस्टों क्या, और यहाँ पे टीवी पे बैठ के ये देश के कैपिटलिस्ट को गाली देते हैं, क्योंकि इनको तो विदेश के कैपिटलिस्ट चाहिए ना। खैर कोई बात नहीं। दूसरी बात, अभी संदीप जी ने कहा कांग्रेस के यहाँ पे नेता के रूप में बैठे हुए हैं। संदीप जी ने कहा हमारे कार्यकर्ता नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। संदीप जी तुरंत डिबेट छोड़िए, तुरंत जाइए थाने में FIR कराइए कि ये कार्यकर्ता मेरे नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस की छवि को खराब करने के लिए इस तरीके के नारे लगा रहे हैं। यकीन मानिए बीजेपी करते कार्रवाई, संज्ञान देगी इन रोहित जी वो तो कह रहे हैं बीजेपी करते कार्रवाई इन लोगों पर, और उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। नहीं भाई साहब, अभी देखो संदीप जी, अभी मुंह से हलक सूखने लग गया, हलक सूखने लग गया संदीप जी। क्या हो गया? हलक सूखने लग गया। अब अपने कार्यकर्ताओं को भी पहचानने से इनकार कर दोगे? इसका मतलब ये कि आपने डिबेट में माना कि जो राहुल गांधी की रैली में नारे लग रहे हैं वो गलत लग रहे हैं, और इनके कार्यकर्ता इस तरीके के अपमान करने का काम कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री का। ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र। आप देखिए किस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता अपने ही कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बता के डिबेट पे निकल देना चाहते हैं और जनता को गुमराह करना चाहते हैं। यही होती है वोट चोरी, और कोई वोट चोरी नहीं होती है। वोट चोरी वो होती है जब इमरजेंसी लगा के और सरकार बचाई जाती है। वोट चोरी वो होती है जब एक राज्यसभा सांसद को हाई कोर्ट का जज बनाया जाता है। वोट चोरी वो होती है जब एक रिटायर्ड जज को सुप्रीम कोर्ट का जज बना के अपने नेता के फैसले करवाए जाते हैं और उसको पुनः राज्यसभा भेज दिया जाता है। वोट चोरी ये होती है संदीप जी जब इंदिरा गांधी जी चुनाव हार जाती हैं, उसके बावजूद वो उनको विजयी घोषित कर दिया जाता है। वोट चोरी वो होती है जब लठ के दम पे दलित और अल्पसंख्यक समाज को वोट नहीं देने दिया जाता है और वहां पे बूथ को कैप्चर कर लिया जाता है। आप किस वोट चोरी की बात करते हैं? आप तो एक वोट प्रूव नहीं कर पा रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है। लेकिन रोहित जी उसमें एक अच्छी चीज ये है कि वोट चोरी का मुद्दा तो जनता के बीच में बहुत ले जाने की कोशिश की, सदन में भी चुनाव रिफॉर्मेशन के नाम पर इस पर चर्चा हुई, लेकिन बहुत हद तक जवाब देने की कोशिश की गई। लेकिन एक आंकड़ा, मैं संदीप जी आपके पास आ रहा हूं, सुप्रिया जी और फिर सतीश प्रकाश जी आपके पास आऊंगा। एक आंकड़ा संदीप जी से मैं शेयर करना चाहता हूं, फिर उसके बाद मैं चाहता हूं कि ये वोट चोरी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा वो समझाएं। सर, बिहार इलेक्शन
के हिसाब से, क्योंकि मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था, बिहार इलेक्शन के हिसाब से देखते हैं 1990 में आपने 71 सीटें जीती थी और पहले के चुनाव में जो कांग्रेस को सीटें मिली थी उससे 103 सीटें कम हो गई थी। 1995 में फिर बिहार में चुनाव हुए, आपने 29 सीटें जीती और 167 सीटें पहले के मुकाबले कम हो गई। फिर साल 2000 में चुनाव हुए, आपने 23 सीटें जीती और 231 सीटें डेफिसिट हो गई आपकी। फिर 2005 में फिर बिहार में इलेक्शन हुए, मैं वोट चोरी के हिसाब से बात कर रहा हूं संदीप जी, आपने 9 सीटें जीती और फिर 9 सीटों में तो आपका पहले से क्या डेफिसिट काउंट करना। 2010 में फिर चुनाव हुए और आपने जीती 4 सीटें। 2025 में फिर चुनाव हुए और आपने 6 सीटें जीती हैं। कितने सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे थे आप खुद जानते हैं। तो आप मुझे बताइए संदीप जी कि ये वोट चोरी क्या वो 1990 से शुरू हो गया था क्या? पहली 1990 की अगर आप बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से तो 1947 कहते हैं, तो कहते हैं कि 1947 से स्टार्ट हो। मैं कह रहा हूं कि वो आपके वोट तो 1990 से कम होना शुरू हो गए थे सर। मैं कह रहा हूं वोट चोरी क्या 1990 से हो रही है? सुन तो लीजिए। हाँ सर प्लीज। देखिए किसी एक घटना के पीछे दूसरी घटना के छुपा नहीं जा सकता। पहली चीज आप समझिए, दोनों चीजें अलग अलग है। अगर आप उस समय 1990 की बात करेंगे, हम बिल्कुल कहते हैं कि मंडल और उपमंडल की राजनीति में हम नहीं फिट बैठ पाए और हमारा वोट परसेंटेज अलग अलग राज्यों में कम हुआ, पहली चीज। लेकिन जो आज का रिसेंटली मुद्दा है, हम अगर ये कहते हैं तो 3 सवाल है हमारे कि अगर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट का कोई जज रहेगा तो क्या दिक्कत है आपको? पहली चीज, वो तो किसी पार्टी का मेंबर नहीं है। दूसरी चीज, हम ये कहते हैं कि मशीन रिडेबल आप वोटर लिस्ट दे दीजिए, भाई क्या दिक्कत है आपको? हम ये कहते हैं कि अगर आप हमको जो है वीडियो फुटेज उपलब्ध करा दीजिए, अगर चोरी नहीं है तो क्या दिक्कत है आपको? और अगर दिक्कत नहीं थी तो हाई कोर्ट ने जब आदेश दिया तो 193 में आपको संशोधन करने की जरूरत क्या थी? सही है, क्या छिपा रहे हो आप? नहीं आप सुन तो लीजिए मेरी बात। मैं कह रहा हूं सारी बात सही है। फिर चुनाव आयोग कह रहा है कि लिखित में हलफनामा दे दीजिए, तो राहुल गांधी क्यों नहीं दे रहे हैं? पहला तो सवाल ये। फिर दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप जो बात कह रहे हैं, हमने सुनिए तो सही सर, 2025 के चुनाव को आप कोस रहे हैं, लेकिन 2020 में भी क्या कांग्रेस की क्या स्थिति थी बिहार इलेक्शन में और 2015 में भी क्या स्थिति थी इलेक्शन में? तो तब वोट कम हो रहे तो तब आप मंडल का मंडल को कोस लीजिएगा। और आज अगर आपके सीट नहीं बढ़ पा रही, आज आप जीत नहीं पा रहे, तो सारा ठीकरा वोट चोरी पर, सारा ठीकरा ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर। और इसीलिए आप इतनी बड़ी रैली करें, वोट चोर गद्दी छोड़। आपको क्या लगता है सर, इससे जनता मान जाएगी? देखिए सर, उसके बाद हम तथ्य के आधार पर बात कर रहे हैं। हमने आपके बीच में एक नहीं सर, जो तथ्य मैं फिर कह रहा हूं कि कोई आप जाना है आपको दिल्ली, और दिल्ली का कई रास्ता है। हम बात कर रहे हैं लखनऊ वाले रास्ते की, आप बात कर रहे हैं कानपुर वाले रास्ते की। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हमारा जो सवाल है उसका जवाब चाहिए या नहीं चाहिए देश की जनता? नहीं बिल्कुल चाहिए सर, जनता के सवाल बिल्कुल चाहिए, लेकिन जो आप सवाल पूछ रहे हैं उसका आधार पूछने का अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और अगर वो अधिकार है लोकतंत्र में, चूंकि आप लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं, तो मैं वही तो जानना चाह रहा हूं आपसे कि जिस आधार पर आप कहते हैं साहब हमारी रैलियों में भीड़ तो आ गई, वोट नहीं मिल रहे, तो एक इंस्टाग्राम पर जो इन्फ्लुएंसर होता है सर, मिलियंस में लेकर घूम रहा होता है फॉलोअर्स, वो जीत जाएगा चुनाव जाके? नहीं, देखिए पहली चीज आप समझिए। वो इसका भी उदाहरण मैं दे देता हूं। अगर हमने चोरी का तथ्य रखा तो हमने वोटर लिस्ट उठाई और उसमें क्या कमियां चोरी छोड़िए, कमियां हैं, आप उस कमियों की बात नहीं करना चाहते हो, तो अगर आप उसको डिफेंड कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आपकी सहभागिता है ना? बिल्कुल नहीं सर। अन्यथा अगर हम अच्छा फिर आप बताइए, उसको सुधार की बात नहीं करते। आप जाइए ना, चुनाव आयोग मांग रहा है, लिखित हलफनामा आप दे दीजिए। सुप्रिया सत्यम जी, ओके मैं आ रहा हूं, संदीप जी फिर आ रहा हूं, रोहित सर मैं आ रहा हूं, रिपीट आ रहा हूं आपके पास। सुप्रिया सत्यम जी, क्या ये जो देश में आज विपक्ष जिस तरीके की सियासत कर रहा है, चाहे वो रामलीला मैदान में जुटना हो, चाहे वो पीडीए की सियासत हो, पीडीए की सियासत के लिए क्या ये जो प्रदेश अध्यक्ष नए बनाए गए, ये बीजेपी ने उसकी काट ढूंढी है क्या? पहला तो ये, और दूसरा ये कि क्या एक बैकस्टेप वाली सियासत देश में कर रहा है विपक्ष, वोट चोर गद्दी छोड़ के नाम पर? क्योंकि उसका असर तो देख लिया ना बिहार विधानसभा इलेक्शन में। लोग क्या, वो तो वहां पर जो आरजेडी के नेता थे तेजस्वी यादव, वो खुद साथ नहीं दे रहे थे वोट चोर गद्दी छोड़ पर कांग्रेस का। मैं आ रहा हूं, संदीप जी आ रहा हूं। ये मुद्दा ही नहीं है वोट छोड़ गद्दी छोड़, ये सब जो है ना, आपने सुना होगा कि कोई बच्चा अगर पढ़ने में अगर वो फेल कर जाता है तो तरह तरह के बहाने बनाता है, कि कभी ईवीएम पे बहाने, कभी पढ़ाई पे, टीचर पे बहाने। तो मुझे नहीं लगता, और ये मुझे ऐसा लगता है कि शुद्धिकरण तो जरूरी है। मैं अभी पीछे देख रही थी, कई सारे ऐसे आए हैं जो 20-22 साल से किसी गांव में पता चल रहा है कि कोई किसी की मृत्यु ही नहीं हुई है, तो वो 60 साल से उम्र किसी की ज्यादा हो गई, वो पिछले 20 साल से वो 60 साल का है। कई सारी ऐसी चीजें हैं, दो जगह नाम है, और घुसपैठिए नहीं तय करेंगे हमारे देश का नेतृत्व। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी देश का घुसपैठिए
और जो बाहर के लोग हैं, यहाँ बंगाल में जाइए, बंगाल में स्थिति देखिए आपकी क्या स्थिति है। तो अगर शुद्धिकरण हो रही है और कोई खराबी नहीं है इसमें, अगर वो ये कह रहे हैं कि 2003 में आपके कोई भी चाचा, नाना, दादा कोई भी आपके वोटर लिस्ट में है, तो आप आइए और आप अपना, आपको कोई स्कूटनी को नहीं देखना पड़ेगा, कोई किसी से नहीं गुजरना पड़ेगा। लेकिन अगर आपसे आपकी आइडेंटिफिकेशन पूछी जा रही है, क्योंकि देश में आप रोहिंग्या के लिए आप देखिए बंगाल में रेड कारपेट बिछाया जा रहा है, और इस तरह से क्या हो रहा है, वो हमारे जन कल्याणकारी योजना का लाभ भी उठा रहे हैं, देश में अराजकता भी फैला रहे हैं और हमें गालियां भी दे रहे हैं, और हम अपने असली मुद्दे से भटक कर और आज हम इन मुद्दों पे बात कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है लेकिन अगर वोटों के शुद्धिकरण की बात हो रही है, सुप्रिया जी 10 सेकंड और, सुप्रिया जी 10 सेकंड और, मैं कह रहा हूं अगर वोटों की शुद्धिकरण की बात हो रही है और उस शुद्धिकरण पर कोई रियायत नहीं कर रहा, मतलब हर कोई चाहेगा ना वैध वोटर से वोट मिले, तो क्या ये किसी पार्टी का पर्टिकुलर वोट बैंक जा रहा है क्या, ये अगर घुसपैठिए बाहर हो रहे हैं तो? नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर आप मुझे बताइए ना कि अगर रहमान से सिर्फ उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं पूछी जा रही है, राम से भी पूछी जा रही है। 2003 में अगर राम का कोई रिश्तेदार नहीं है हमारे देश में, तो उसको भी पूछा जा रहा है, भाई तुम आए। मुझे नहीं समझ में आता कि सरकार जिस चीज को पूछा जा रहा है, वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण कहती है, उसको वोट चोरी कैसे कहा जा रहा है? मैं अगर धार्मिक चश्मे से ठीक है मैम, मैं आ रहा हूं आपके सतीश प्रकाश जी, क्योंकि आज चर्चा में यह भी है कि उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी ने अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है वो एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। आपको क्या लगता है सर, क्योंकि आप दलित विचारक भी हैं, आप पिछड़े वोट बैंक को बहुत अच्छे तरीके से करीब से समझते भी हैं, क्या लगता है आपको सर ये वाकई में मास्टर स्ट्रोक है और इसकी काट अब अखिलेश यादव को ढूंढनी पड़ेगी, जो पहले पीडीए के नाम पर अखिलेश यादव एज लेकर चल रहे थे? नहीं, देखो अनुराग जी, ये बेसिकली बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक नहीं है। हाँ। ये पॉलिटिकल टोना टोक का है। बीजेपी पंकज चौधरी की जो जाति है वो कुर्मी समाज से आते हैं, ये जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको आगे करके इनकी जाति को प्रभावित करेगी। क्या पंकज सिंह के अंदर इतनी ताकत होगी कि जो योगी सरकार है, इसी पिछड़े वर्ग के लगभग 20,000 पद जो शिक्षकों के कहीं ना कहीं सरकार ने वो लिए। योगी सरकार के ऊपर ये आरोप है कि उसने तमाम दलितों के, ओबीसी के बहुत सारे पद खाली रखे हुए हैं। अगर आप पीलीभीत में देखेंगे, वहां सोसाइटी के चुनाव में एक वर्ग विशेष के लोगों की ही भर्ती कर रही है। तो मुझे नहीं लगता कि पंकज सिंह वोट तो मांग सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन पंकज सिंह जो है सरकार के ऊपर, दलितों के, पिछड़ों के, जो गरीब है या युवाओं के ऊपर कोई दबाव डाल सकेंगे? जी नहीं सतीश सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि लेकिन सुप्रिया मैम एक मिनट, मैंने आपको मौका दिया, सुनिए ना सतीश जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ का कामकाज अलग है, प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी वो संभालेंगे, पंकज चौधरी संगठन की जिम्मेदारी संभालेंगे। उनका काम है कार्यकर्ताओं को कंसोलिडेट करना और कार्यकर्ताओं को जमीन पर उतारना ताकि वो वोट लेकर आए पार्टी के लिए। वो दो अलग अलग चीजें ना सर सतीश जी। नहीं, देखिए दो चीज नहीं है। देखिए दो चीजें होती है राजनीति में, एक होता है लीडर और एक होता है लोडर। मुझे नहीं लगता कि ये पंकज सिंह को एज ए लीडर ट्रीट करेंगे, उनका वो सिर्फ लोडर है, उनका काम है वो ढोना, लोगों को कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ इनिशिएट करना। मेरा सवाल दूसरा है, अगर पंकज सिंह पिछड़ों के नेता के रूप में अगर उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो क्या वो उनके पास इतनी ताकत होगी या उनके अंदर इतना जज्बा होगा कि जो दलित पिछड़ों के जो राइट्स है जो सरकार के ऊपर आरोप है? सुप्रिया मैम 20 सेकंड प्लीज। इसी ताकत और इसी ऑनेस्टी के साथ सतीश जी, और उनके पृष्ठभूमि जाके आप देखिए वो किस तरह के नेता है, और आप अगर पर्सनली उनसे कभी मिले हो, बहुत ही सरल और सुलभ नेता है, और कुछ सोच के संगठन ने उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी होगी, और ओबीसी का चेहरा। नहीं, सुप्रिया जी आप मेरी बात सुनिए। मेरा सवाल ये नहीं है कि मैं ये नहीं कहा कि पंकज सिंह बहुत अच्छे व्यक्ति नहीं है या मैं उनको कोई अपराधी नहीं बता रहा हूं। मेरा कहना यह है कि एज ए पिछड़ों के लीडर के रूप में क्या वो सरकार के ऊपर इतना दबाव डाल पाएंगे? ठीक है सर, लेकिन और सिर्फ जिम्मेदारियां वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर नहीं है, जिम्मेदारियां विपक्षी पार्टियों पर भी। तो संदीप जी मैं ये कह रहा हूं कि अभी एक मिनट, ठीक है ओके, मैं सुप्रिया जी आ रहा हूं आपके पास। संदीप जी 20 सेकंड लीजिएगा सर, उसके बाद मैं अनिला जी के पास जा रहा हूं। संदीप जी, जनता जो है वो आज तस्वीरों को देख रही है, और अगर प्रदीप भंडारी उसको प्रमोट कर रहे तस्वीरों को, तो वो ये सोच रही है कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। तो जो आप मुद्दों की बात कर भी रहे हैं, देश की जनता के मन में पीएम के लिए सेंटिमेंट्स ही उमड़ेंगे।
कि भैया बताओ, देखो विपक्षी दल के नेता जो है या कार्यकर्ता जो है गाली दे रहे हैं पीएम को। अनुराग भाई, पहली बात तो पंकज चौधरी जी बन रहे हैं, वो सिलेक्टेड निर्वाचन की बात किया था इन्होंने, वोटर लिस्ट दी तो उसमें तो पांच सांसद रखे, 7 विधान परिषद के सदस्य रखे और हमारे यहाँ नकल करने के काम किया, लेकिन नकल पूरा करके नहीं। फिर भी पता चला कि भैया अब चुनाव नहीं होगा, एक व्यक्ति को सेलेक्ट करिए। लेकिन मैं उनको बधाई देता हूं कि पंकज चौधरी जी जो है नए प्रदेश अध्यक्ष बन रहे हैं। लेकिन सर एक सवाल है, मतलब देखिए कि 2 बार वाला सर मुख्यमंत्री बन गया, अंतर देखिए पिछड़े वर्ग और जो है बाबू साहब में कितना भेद। आप सही कह रहे हैं, वो बीजेपी जवाब दे देगी, मैं कह रहा हूं संदीप जी, लेकिन आप क्या अपने मुद्दों को जनता तक पहुंचा भी पाएंगे जब आपके कार्यकर्ता जमीन पर उतरेंगे और मोदी के कब्र में जाने की बात कहेंगे? मुद्दों को डाइवर्ट कर दे रहे हैं आपके कार्यकर्ता, ये आपके लिए सेल्फ गोल नहीं है क्या? वो हमने एक लाइन में कहा कि कांग्रेस पार्टी इस तरीके की किसी नारे का समर्थन नहीं करती। अगर वो सेल्फ गोल करके पहले मैदान में आएंगे तो आप लोगों को क्या फायदा देंगे? पहले 2 चुनाव लड़कर देख चुके हैं आप लोकसभा और विधानसभा के। अगर ये सेल्फ गोल खुद कर दे रहे हैं तो आपको क्या फायदा पहुंचाएंगे? नहीं, सेल्फ गोल नहीं है, भाजपा के प्लांटेड लोग हैं जो इस तरह का काम करते हैं। दूसरी बात, आपने पंकज चौधरी जी को लेकर कहा कि पीडीए की काट है, पीडीए काट नहीं है। अच्छा। स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ना, स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में है शायद, तो स्टैचू ऑफ पीडीए है ये सिर्फ पीडीए के पुतला हिंदी में कर सकते हैं और अंग्रेजी में कहीं स्टैचू ऑफ पीडीए, इनके पास कोई पावर नहीं। कहां तो बीजेपी का पॉलिटिकल टोटका अनिला जी? नहीं, टोना टोटका का काम जो है ये इनके राजनीतिक दल करते होंगे ना। हम लोग तो कर्मठ लोग हैं, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। हाँ, ये भी अशोक यादव जी जब आप पहली बार इनके पास गए थे तो ये कह रहे थे, नहीं या कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कैपिटलिस्ट अडानी अंबानी केवल ये सरकार जो है इन्हीं लोगों की है। और जब अखिलेश यादव जी भी जब सत्ता में थे तो क्यों बुलाते हैं सारे कैपिटलिस्ट को कि आइए हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज लगाइए, हमारे यहाँ उद्योग लगाइए, यहाँ पे रोजगार दीजिए लोगों को, हम आपका स्वागत करते हैं। नौटंकी थी वो, ड्रामेबाजी थी अखिलेश यादव की, या क्या था ये? हाँ, गिरेबान में झांक कर बोला करिए। दूसरी बात ये है कि अमित शाह जी ने जो संसद में कहा था ट्रिपल टी, अनुराग जी मैं बात कंप्लीट कर लूं, और दूसरी तरफ विपक्ष का वो पुराना फॉर्मूला, मतलब ये तो हद ही हो गई विपक्ष की कि पीडीए उसी को मानेंगे जो इनको वोट देगा, बाकी को पीडीए मानेंगे नहीं, और पीडीए तो इनको वोट देता नहीं है क्योंकि इनके पास तो पीडीए बचा ही नहीं है। ना तो इनको दलित वोट देता है, ना इनको अल्पसंख्यक वोट देता है। पिछड़े में तो आप स्थिति देख ही चुके हैं, जब सदन भेजना होता है तो खाली पिछड़ों में परिवार दिखाई पड़ता है। देश की जनता जब रामलीला मैदान की तरफ देख रही है तो संदीप जी कितना भी कह लें कि भाई वो हमारे नेता या कार्यकर्ता नहीं, कम से कम ये मैसेज तो जा रहा है कि आपके कार्यकर्ता जो है वो प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करें जो शायद देश का कोई व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं करेगा। सभी मेहमानों को बहुत